अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसका सेकंड नेम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और हम इसको देखेंगे एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये सेशन एंटीटेस्ट का है, तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर और ये सेकंड टॉपिक है। कल हमने वेक्टर एंड स्केलर देखा था, अगर वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखने लगे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका सेकंड नेम है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अच्छा तो बच्चों, हम आज नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे, फिर उसके अंदर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ये सेट ऑफ लाइन्स हैं, यानी मैं इधर लाइन्स का सेट ड्रा करता हूँ। मैं कहता हूँ ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो टू लाइन्स आ गई। इन टू लाइन्स का जो सेट आ रहा है इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी पॉइंट की पोजीशन, लोकेशन हम बता सकें कि वो कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पॉइंट है और ये बताना चाहते हैं कि ये पॉइंट पी कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को थोड़ा नियर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये पॉइंट पी है और लोकेशन बताना चाहते हैं, तो इस पॉइंट की इधर ओरिजिन ओ कह लेते हैं। ओरिजिन से ये पॉइंट कितना वे है ये लाइंस बताएंगे, ये लाइंस का सेट बताएंगे। ठीक है, यानी आप इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करें। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस मूव किया, फिर इधर से आप क्या करें? वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करें, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे? पॉइंट पी पे आ जाएंगे। तो ये कौन बता रहा है कि आपने पॉइंट पी तक पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो ये लाइंस बता रही हैं। एक्स के लॉन्ग मैं कह लेता हूँ कि 2 मीटर आपने मूव किया। ठीक है, और इसी तरह वाई के लॉन्ग भी आपने 2 मीटर मूव किया। तो एक लाइन एक्स 2 मीटर किया और दूसरी लाइन वाई, ठीक है, वाई भी 2 मीटर है। तो आप पहले एक्स फिर वाई के लॉन्ग मूव किए, पॉइंट पे आ गए, यानी पॉइंट का हमें पता चल गया ये किस लोकेशन पे है। तो ये कौन बता रहा है? ये सेट ऑफ लाइंस बता रही हैं। ये लाइंस का सेट है, एक ये एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग है। और आप अगर ये स्ट्रेट लाइन इधर से ड्रा कर लें तो ये हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिन से इतना दूर है, लेकिन ओरिजिन से इतना दूर है। ये लाइन डायरेक्ट मैंने ड्रा की, लेकिन जो फिज़िक्स के मुताबिक पॉइंट तक पहुंचना होता है वो कैसे होता है? पहले एक्स के लॉन्ग फिर वाई के लॉन्ग, तो उस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो सेट ऑफ लाइंस मैंने ग्रीन में ड्रा की, एक्चुअली वही किसके मुताबिक हैं? ये ब्लैक वाली हैं। ये ग्रीन वाली लाइंस या ये ब्लैक वाली लाइंस, ये जो सेट ऑफ लाइंस मैंने बनाया, इनको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये किस लिए यूज़ हो रहा है? पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। यानी कैसे पॉइंट की लोकेशन है कि 2 मीटर की लाइन है और ये वाई वाली भी 2 मीटर की लाइन है। आप एक्स के लॉन्ग 2 मीटर की लाइन फिर वाई के लॉन्ग 2 मीटर की लाइन ड्रा करेंगे तो आप पॉइंट पी पे आ जाएंगे, लोकेशन पता चल गई कि ओरिजिन से कितनी दूर है। ठीक है, अब आ जाए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चों, इसकी टाइप्स होती हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जस्ट लाइन्स हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अब इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी टाइप क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो स्फेरिकल है इसका दूसरा नाम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, तो इधर मैंने स्फेरिकल लिखा हुआ है। और तीसरी टाइप क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो दो है ना, ये तो हमारी बुक में नहीं है, ये तो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, एफएससी का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सफ़ेयर के अंदर कोई पॉइंट हो, आप डायग्राम में देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे कि ये सफ़ेयर में अगर कोई पॉइंट हो स्पेस में, तो उसका हमने अगर लोकेशन बतानी हो तो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम पॉइंट्स यूज़ करते हैं वो आर, फाई और थीटा होते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर इसी तरह अगर सिलेंडर में आ जाएं, अगर सिलेंडर में हमने बताना हो कि पॉइंट सिलेंडर के अंदर है स्पेस में, ठीक है, तो वो उसकी लोकेशन बतानी है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होंगे। अगर हमने सिलेंडर में स्पेस में, सिलेंडर के अंदर स्पेस में पॉइंट की लोकेशन बतानी हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसकी भी आप डायग्राम वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इनका फॉर्मूला क्या है? ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, ये हमारा इधर एंटीटेस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों हमने एडिशनल देख लिए। अब चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ये 3 और 2 परपेंडिकुलर लाइंस को कहते हैं। ठीक है, यानी मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये देखें, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। इन 2 लाइंस के सेट को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इधर भी मैंने 2 ड्रा की थी, लेकिन इधर कर्व भी हो सकती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो जनरल हम बात कर रहे थे तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, कर्व भी आप बना सकते हैं। तो इधर कौन सी होंगी, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, और ये 3 भी हो सकती हैं, एक्स वाई, और तीसरी क्या होगी, जी एक्सिस। जी एक्सिस स्पेस में होती है, तो स्पेस में हम लाइन नहीं लगा सकते, तो इधर शो कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये ड्रा करूँ एक्स और ये वाई, और ये जो थर्ड मार्कर है ये जी एक्सिस आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये आउटवर्ड हम चूंकि इधर लाइन नहीं लगा सकते तो इधर शो कर लेते हैं। तो ये हमने देख लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3 और 2 लाइंस का जो सेट है, रेक्टेंगल परपेंडिकुलर लाइंस का जो सेट है, इसको रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। अब देखें, ये जो 2 लाइंस आ रही हैं इसको हम नाम देते हैं प्लेन का, ये प्लेन है। और अगर यही 3 लाइंस हो जाएं तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई, और ये जी इधर होगी जिसको यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे स्पेस। स्पेस में 3 लाइंस और प्लेन में 2 लाइंस का सेट आएगा, यानी प्लेन और स्पेस भी क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पर्पस क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका पर्पस ये है कि ये पॉइंट की लोकेशन बताता है। तो अगर मैं पॉइंट प्लेन है और प्लेन में पॉइंट की लोकेशन बताना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है और इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x है और एक y है। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब लोकेशन बताते हैं ओरिजिन से कितना अवे होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, फिर इधर से ओरिजिन तक की लाइन ड्रा की। तो अब देखें, ये जो ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस आ रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको x डिस्टेंस कहेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो y है, ये y यहाँ से लेकर इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो ठीक है, तो लोकेशन पता चल गई कि आपने ओरिजिन से पॉइंट P तक अगर आपने आना है, पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले x के लॉन्ग मूव करेंगे, फिर y के लॉन्ग मूव करेंगे, तो पॉइंट P पे आ जाएंगे, लोकेशन पता चल गई। अब आ जाए स्पेस में। स्पेस में अगर देखें तो 3 पॉइंट्स होते हैं। इधर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये हम कह लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट P है। अब चूँकि स्पेस में है तो अब 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x y एंड z। तो पहला जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो मैं इधर लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा और ये x एक्सिस के लॉन्ग x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब z लाइन मैंने चूँकि बताया था ये इधर होती है, जिसको यहाँ पे शो किया हुआ है। इधर लाइन होगी तो जिसको मैं अब इधर ही शो कर देता हूँ, तो इधर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखें तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पेस में होगा, अगर इस तरह से मैं ड्रा करूँ, मैं कहता हूँ ये x है, ये y है, और ये वाली जो लाइन मैं अब ड्रा कर रहा हूँ ये z है, और इसके दरमियान मैं कहता हूँ कि वेक्टर आ जाता है, और ये रेड कलर का जो मार्कर है ये वेक्टर है। तो अब ज़रा आप गौर से देखें कि ये जो मैंने आपको ड्रा की है, तो ये एक लाइन x होगी, दूसरी y होगी, ठीक है, ये x ये y, और ये मैं कहता हूँ z होगी, ये वाली लाइन z होगी, और ये इनके दरमियान स्पेस में वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, आपने अगर पॉइंट P तक आना है, ये स्पेस में है, तो पहले आपने x के लॉन्ग मूव करना है, ठीक है, फिर y के लॉन्ग मूव करना है, फिर z के लॉन्ग मूव करना है। तो z ये ब्लू मार्कर है, ठीक है, ब्लू मार्कर को z कह रहे हैं। तो हमेशा आपने जब पॉइंट P तक आना है ओरिजिन से, तो इसका तरीका क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि ये 2 मीटर x के लॉन्ग मूव किया, और फिर मैं कहता हूँ 3 मीटर y के लॉन्ग मूव किया, और फिर क्या किया कि 1 मीटर x z के लॉन्ग मूव किया, तो इस पॉइंट P पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये प्लेन में होता तो प्लेन में ये फिर ये चूँकि z लाइन नहीं होनी थी, ये सिर्फ प्लेन में होना था। अब प्लेन में ओरिजिन से इस पॉइंट तक आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x के लॉन्ग लेट 2 मीटर मूव किया और फिर 3 मीटर y के लॉन्ग मूव किया, तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। लेकिन जो ही ये स्पेस भी आ जाएगी तो वेक्टर भी स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ये स्पेस में आ जाएगा, और इस वेक्टर की सपोज कर लेंगे टिप है, पॉइंट P है, और पॉइंट P पे हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे है। तो फिर क्या करेंगे हम कि पहले x के लॉन्ग मूव किया, फिर y के लॉन्ग, फिर z के लॉन्ग, तो आप पॉइंट P पे आ जाएंगे, यानी लोकेशन पता चल रही है पॉइंट P की। और इधर दरमियान में हम कह लेते हैं कि कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं वेक्टर A है, ठीक है। इधर भी कह लेते हैं वेक्टर A है, ठीक है। तो ये लोकेशन बता रहा है प्लेन में, और इधर स्पेस में लोकेशन बता रहा है। अब देख लेते हैं एंगल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जब हम एंगल बताते हैं तो स्पेस में और प्लेन में एंगल बताने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वेक्टर हमने लेट किया हुआ है, वेक्टर ए है, और प्लेन में है, प्लेन का मतलब क्या है, 2 लाइंस हैं, तो इसमें एंगल x एक तो पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और हमेशा ही ऐसा होगा, पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू हुआ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में क्या हुआ करेगा कि अगर स्पेस में हमने वेक्टर का एंगल बताना है, ठीक है, या डायरेक्शन बतानी है, एंगल को हम डायरेक्शन कहें, तो यहाँ पे 3 एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से 3 एंगल बनेंगे? जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा इसको अल्फ़ा कहेंगे, और वाई एक्सिस से जो एंगल बनेगा इसको हम बीटा कहेंगे, और जी एक्सिस से, जी एक्सिस इधर होता है तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, स्पेस में लाइन तो बना नहीं सकते, तो ये जी एक्सिस से जो एंगल बनेगा इसको हम गैमा कहेंगे। तो स्पेस में अगर एंगल हमने बताने हो वेक्टर के तो 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ये 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और हम इधर क्या बता रहे हैं कि प्लेन है, प्लेन में हमने एंगल एक ही बताना होता है। अब एंगल बेसिकली ना हमें डायरेक्शन भी बता रहा होता है। अब डायरेक्शन कैसे बताता है बच्चों? ये इधर एग्जांपल देखिएगा, मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर है हमारे पास, और मैं कहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल है मेरा हैंड, तो देखें अब ये पैरेलल है, 0 डिग्री बना। अब देखें ये बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, अब ये क्या हो गया, 90 एंगल हो गया। अब 90 एंगल हो गया तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब एंगल बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब देखें अब एंगल 180 डिग्री है तो इधर को डायरेक्शन आ रही है, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो ऊपर को डायरेक्शन आ रही है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो इधर को डायरेक्शन आ रही है। तो देखें एंगल चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी 0 डिग्री है, पैरेलल है, तो इधर को डायरेक्शन, ठीक है। अब 90 है तो अपवर्ड है, अगर और डाउनवर्ड है तो दूसरी तरफ डायरेक्शन हो रही है। एंगल चेंज होने से क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है एंगल यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर हमने प्लेन के अंदर डायरेक्शन बतानी है तो एंगल थीटा से बताया करेंगे, और थीटा हमेशा कहाँ से शुरू होगा, ये याद रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर आपने स्पेस में डायरेक्शन बतानी है तो 3 एंगल से बताएंगे, उनका जस्ट आपने यही करना है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ठीक। अब ये जो स्पेस में है ना, ये एंगल आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको अपने नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं। तो एंगल अगर आपने ये फाइंड करने हैं तो ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ये बीएससी में, मास्टर में पढ़ाया जाता है, जो कि इधर मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर अल्फ़ा बताना चाहते हैं ये कोस अल्फ़ा हमसे फाइंड करेंगे, और कोस अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आता है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप बीटा फाइंड करना चाहते हैं तो कोस बीटा से फाइंड करेंगे, और ये आएगा y डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं गैमा तो आप क्या करेंगे, आप इधर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे कोस गैमा, तो ये आ जाएगा जी, अब आ जाएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस तरह से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। कोस को उधर ले जाएंगे, कोस इन्वर्स हो जाएगा तो अल्फ़ा आ जाएगा, इधर कोस उधर जाएगा, कोस इन्वर्स होगा तो बीटा आ जाएगा। तो ये हमें अगर वैल्यूज पता हो एक्स वाई क्या है, ये वाले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हमें पता होंगे। ये मैं कहता हूँ 2, 3, 5 है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे, यानी नंबर्स होंगे, पुट करके हम ये एंगल निकाल भी सकते हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया मैंने, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गैमा, ठीक है। अगर इनका स्केल लेकर ऐड करें ना, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर इनको स्केल लेकर ऐड के लिए जो किया जाए तो ये 1 आता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू ये 1 आता है। ये मैथमेटिकल है, ठीक है। इसको डायरेक्शन को साइन भी देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, क्योंकि कोसाइन आ रहा है तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा होता है। हम इधर नहीं पढ़ेंगे, इधर जस्ट क्या कहेंगे कि स्पेस में अगर डायरेक्शन बतानी है तो क्या बताएंगे, 3 एंगल से बताते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और प्लेन में अगर डायरेक्शन बतानी है तो हम किससे बताएंगे, एंगल थीटा से बताएंगे। और ये साथ मस्ट कहना इधर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन दी फॉलोइंग डायग्राम द एंगल थीटा इज़, और ये डायग्राम दी हुई है, वो कह रहा है बताएं कि इस डायग्राम में एंगल थीटा क्या होगा, तो बताएं राइट ऑप्शन क्या है। अगर आपका कह रहे हैं कि राइट ऑप्शन 60 डिग्री है तो फिर ये रॉन्ग है, राइट आंसर 60 नहीं है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये 30 डिग्री आएगा। राइट ऑप्शन इज 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि एंगल थीटा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब ये 30 डिग्री बनता है। अब कैसे पता चला ये 30 डिग्री बनता है, ये इस तरह से पता चला कि ये हमें पता है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान एंगल कितना होता है, 90। ये वाला 90 है जिसको ग्रीन में मैंने ड्रा किया, 90 में से ऊपर 60 को माइनस करते हैं तो 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और ये जो 30 डिग्री होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने अभी पढ़ा रूल कि एंगल थीटा प्लेन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। 60 क्यों नहीं हमने कंसिडर किया, क्योंकि 60 डिग्री वाई एक्सिस से है, वो तो हम इधर कहेंगे नहीं, थीटा एक्स एक्सिस से शुरू होता है। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो मैंने डायग्राम ड्रा की ना, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये क्वाड्रेंट है ना। मैं अगर ये 2 लाइन्स ड्रा करता हूँ तो लेट करें ये 2 लाइन्स है तो ये प्लेन है, 3 लाइन्स बनाता है तो ये भी प्लेन है। ठीक है, तो अब इसमें देखें अगर ये 2 लाइन्स को मैं इस तरह से कट करूँ कि ये इधर आ जाए, तो अब ये देखें एक ही प्लेन, पहले ये एक प्लेन था, अब इस तरह से कट की तो इधर आ गया, तो एक ही प्लेन के कितने पार्ट्स आ गए, 4 आ गए, यानी 1 2 3 4, यानी इधर यूँ कर लें तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स यानी 4 क्वाड्रेंट्स इसके आ गए। ठीक है, अब ये मैंने क्वाड्रेंट्स यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। अगर मैं इधर कहूँ कि ये डायरेक्शन जो राइट है ओरिजिन के, अगर राइट डायरेक्शन राइट तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव है और लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। लेकिन बच्चों ये चेंज भी हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, अगर मैं कह लेता हूँ इफ़ राइटवर्ड इज नेगेटिव देन लेफ्टवर्ड इज पॉजिटिव, अगर मैं कह लेता हूँ इफ़ अपवर्ड इज नेगेटिव देन डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो देखें इधर रिवर्स भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे इधर राइट पॉजिटिव था ओरिजिन के तो लेफ्ट नेगेटिव था, अब बिल्कुल रिवर्स हो गया, अब राइट क्या कह दिया, अगर राइट नेगेटिव होगी साइड तो लेफ्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप नेगेटिव है तो नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी। ये हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं कि आप जब स्टैंडर्ड ज़्यादातर बनाते हैं तो इसको एक्स और वाई कहते हैं, अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको वाई इस कह दें और इसको एक्स कह दें, लाइंस चेंज कर सकते हैं। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको जी कह दें और इसको एक्स कह दें, तो ये नेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे वो हमने चेंज किया, इधर भी हम डायरेक्शन के लिहाज से चेंज करेंगे कि एक्स अगर राइट पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेफ्ट हो जाएगा, अगर राइट नेगेटिव है तो लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आज एक और एमसीक्यूज करते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम एंगल थीटा इज, अब इस डायग्राम में कहते हैं एंगल क्या होगा, सेम वही बात अभी जो मैं आपको करवा के आ रहा हूँ, अब आपको आंसर बता देना चाहिए। अब देखें 45 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से तो शुरू हो रहा है लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं शुरू हो रहा। हमने कहा था कि एंगल थीटा कहाँ से शुरू होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो 45 नहीं आएगा क्योंकि 45 नेगेटिव एक्स एक्सिस से है। तो अब ये देखें ये जो 135 है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है ये कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जो एंगल होगा वो 135 आएगा। तो इधर मैं फिर ये ऑप्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होगी फिर 135 आएगा, ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, और 45 नेगेटिव एक्स एक्सिस से है और ये 45 को हम ये जनरली कह देंगे फाई एंगल है, और फाई जो एंगल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो वो नेगेटिव से या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ करेगा। ठीक है, फाई का भी याद रख लें, फाई अगर कहीं पे लिख दिया है तो वो हमेशा कहाँ से होगा, या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, जैसे ये देखें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ कहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो सकता है, लेकिन थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होना है। ठीक है, तो अब आ जाएं बच्चों, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये वही है जो मैं पीछे लिख रहा था, तो वो नीचे जगह कम थी तो वो नज़र नहीं आ रहा था, तो ये मैंने दोबारा लिख दी कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था, ये आप नोट कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाए, ये जो मैंने डायग्राम ड्राई है ये जस्ट ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या है, ये आपको ऐसे याद रखना है कि अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड ये साउथ है, राइट ईस्ट है, तो लेफ्ट वेस्ट है। ये अप डाउन नहीं कहना, आपने जिस रेफरेंसेस को देख रहे हैं उस लिहाज से आपने कह देना है। लेट आप इधर को देख रहे हैं और आप इसको याद रखने का तरीक़ेकार क्या है, आपकी ये जो नाक है ना, नाक एन से शुरू होती है। ठीक है, नून गुना से, या इसको इंग्लिश में नाक को नोज़ कहते हैं, एन से शुरू होती है। जिस तरफ आपकी नोज़ आ जाएगी ना उस तरफ आपने क्या लिख देना है, नॉर्थ लिख देना है, और राइट साइड पे क्या लिख देना है, ईस्ट लिख देना है। अब ऑपोजिट कर लेते हैं, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होगा और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होगा। ये स्टैंडर्ड स्केल है, जैसे भी आप ड्रा करेंगे ऐसे ही करेंगे। अब मैं कहता हूँ इधर को देख रहा हूँ तो मेरा नोज़ इधर आ रहा है तो नॉर्थ ये हो जाएगा और बैक साइड साउथ हो जाएगी, मेरा राइट ये है तो ये ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, इसी तरह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आपने स्केल इसी तरह आप याद रखेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हमने देख ली, इससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे।
ठीक है, नोट करके इसको एक दफ़ा फिर दोबारा पढ़ लेंगे और आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इससे अगला जो टॉपिक है उसको देखेंगे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और मज़ीद कंसेप्ट जो एक्स्ट्रा होते हैं, एडिशन होते हैं, वो आपको बताऊँगा।